हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक और आपका स्वागत है मिशन कमीशन में। फ्रेंड्स, मैंने एक वीडियो पहले बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को लेकर डाला है। उसमें मैंने 30 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। तो आज मेरी फिर से कोशिश रहेगी कि मैं 30 क्वेश्चंस इस पार्ट 2 में कंप्लीट करूं। तो आपको पार्ट 1 जो पार्ट है उसको पहले अच्छे से रीड कर लेना। और पार्ट टू में पार्ट 1 के कुछ क्वेश्चंस मैं रिपीट करूंगा। अगर आपने ठीक से उसमें पढ़ा है तो पार्ट 2 में आप उनका आंसर अच्छे से दे पाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, द फंक्शनल ग्रुप COOH which is known as carboxylic acid is classified as acidic, basic, neutral, or it depends on the rest of the structure of the molecule। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को किस तरह से क्लासीफाई किया जा सकता है? तो इसका जो आंसर है वो है एसिडिक। कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक एसिडिक ग्रुप है और ये एक ऑर्गेनिक एसिड है। और कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फॉर्मूला है वो है RCOOH। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिहाइड्रेशन and hydrolysis reactions involve removing or adding which of the following two macromolecule subunits। यहाँ पे TO लिखा है बट इट इज़ TWO, टू मैक्रोमोलिक्यूल सबयूनिट्स। मतलब जब डिहाइड्रेशन और हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस होते हैं तो कौन सी चीज़ ऐड या फिर रिमूव होती है? तो डिहाइड्रेशन और हाइड्रोलिसिस में रिमूव और ऐड होने वाली जो चीज़ है वो है हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन, OH एंड H। OH stands for hydroxide and H stands for hydrogen। Hydrolysis is the cleavage of chemical bond by addition of water and dehydration is the excessive loss of body water। मतलब जब हाइड्रोलिसिस होती है तो जो एडिशन ऑफ वाटर जो है वो ब्रेक डाउन होती है, और डिहाइड्रेशन में बॉडी में से वाटर का जो लॉस होता है उसको हम डिहाइड्रेशन का नाम देते हैं। सो नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल इज़ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो नीचे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, उनमें हमें बताना है कि कौन से वाले ऑप्शन में या कौन सा वाली जो चीज़ है जिसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है। ऑप्शंस है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स एंड प्रोटीन्स। तो इनमें जो कंपैरिजन किया है वो ग्राम टू ग्राम किया गया है। मतलब 1 ग्राम 2 ग्राम जितना भी इन सब में कंपैरिजन किया है कि इफ़ वी विल टेक 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, 1 ग्राम ऑफ फैट्स, 1 ग्राम ऑफ मिनरल्स एंड 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन, तो अब उनके कंपैरिजन करने के बाद जो रिजल्ट्स आए थे, तो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स और प्रोटीन में से जिसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी मिली थी वो थे फैट्स। फैट्स में सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है। तो जब हम वे करेंगे कार्बोहाइड्रेट को तो उसमें जो होता है वो ऑक्सीजन का वेट ज़्यादा रहता है, पर जब हम फैट को करेंगे तो उसमें कार्बन का वेट ज़्यादा रहता है। और जब बर्न होता है 1 ग्राम फैट तो उसमें 9 किलो कैलोरीज मिलती है। फ्रेंड्स याद रखना, 1 ग्राम फैट जब बर्न होता है तो उसमें 9 किलो कैलोरी मिलती है, पर जब 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट बर्न होता है तो उसमें सिर्फ 4 किलो कैलोरीज मिलती हैं। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए कितना ज़्यादा डिफरेंस है, 5 ग्राम्स का डिफरेंस है। तो जब जो रिचेस्ट सोर्स है एनर्जी का वो है फैट्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो नीचे दी हुई स्टेटमेंट में जो भी स्टेटमेंट्स दी हैं उनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है? फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, DNA इज ओनली प्रेजेंट इन द न्यूक्लियाई ऑफ द सेल। सेकेंड है, RNA इज ओनली प्रेजेंट इन द न्यूक्लियाई ऑफ द cells। DNA occurs in chromosomes while RNA is present in nucleolus, ribosomes and cytosols। So friends, ये वाली स्टेटमेंट सही है। मतलब DNA क्रोमोसोम्स में होता है जबकि जो RNA है वो न्यूक्लियोलस में भी मिलता है, राइबोसोम्स में भी मिलता है और साइटोसोल में भी मिलता है। अब नीचे इसका एक्सप्लेनेशन है, DNA occurs in chromosomes, मतलब DNA क्रोमोसोम्स में मिलता है, while RNA is present in nucleolus, ribosomes and cytosol and in smaller amounts in other parts of the cell। और थोड़ा थोड़ा ये बॉडी के अदर पार्ट्स में भी मिलता है। अब DNA इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियाई ऑफ द सेल। DNA न्यूक्लियाई के सेल में प्रेजेंट होता है, सेल के न्यूक्लियाई में प्रेजेंट होता है, बट इन मच लेस अमाउंट्स। इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, बट irrespective of the nuclei of the cell, ये
माइटोकॉन्ड्रिया में भी थोड़ा सा प्रेजेंट होता है और क्लोरोप्लास्ट में भी थोड़ा सा प्रेजेंट होता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट, पेप्टाइड बॉन्ड्स आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। पेप्टाइड बॉन्ड किस में मिलता है? हमें ऑप्शन दिए हैं, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो पेप्टाइड बॉन्ड्स जो मिलते हैं वो मिलते हैं प्रोटीन्स में। तो इसका एक्सप्लेनेशन है, पेप्टाइड बॉन्ड इज़ अ कोवलेंट केमिकल बॉन्ड फॉर्म बिटवीन। अब हमें पता है कोवलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, जब दो एटम्स एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, शेयरिंग के टाइप पे जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। तो पेप्टाइड बॉन्ड भी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में शेयरिंग के टाइम बनता है व्हेन द कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ वन मॉलिक्यूल रिएक्ट्स विद द अमीनो ग्रुप ऑफ अदर मॉलिक्यूल। मींस कार्बोक्सिलिक ग्रुप में और अमीनो ग्रुप में जब शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, तो ये वाटर फॉर्म का फॉर्मेशन होता है एंड इट इज़ फाउंड इन द प्रोटीन्स। तो पेप्टाइड बॉन्ड्स जब वो बनते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप में और अमीनो ग्रुप के बीच में, और इस प्रोसेस में रिलीज़ होता है वाटर। ये एक और आंसर बनता है कि जब पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो क्या चीज़ रिलीज़ होती है, तो उस टाइम पे वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ होता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इलेक्ट्रोलाइट्स that release hydrogen ion in water are called। सो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स वो सब्सटेंस या वो सॉल्यूशंस होते हैं जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। अब पूछा है कि इलेक्ट्रोलाइट्स दैट रिलीज हाइड्रोजन आयंस इन वाटर आर कॉल्ड। अब देखो इसका आंसर रहेगा एसिड्स। देखिए, जब हम वाटर में एसिड को ऐड करते हैं तो उस टाइम पे हाइड्रोजन आयंस की फॉर्मेशन होती है, और जब हम बेसिस को ऐड करते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयंस OH आयंस की फॉर्मेशन होती है। और मैं रिपीट करता हूँ, जब हम एसिड्स को वाटर में डालेंगे तो H पॉजिटिव आयंस हाइड्रोजन आयंस की फॉर्मेशन होगी, सॉल्यूशन में बहुत सारे H पॉजिटिव आयंस बनेंगे और वो सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा। इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव क्यों करेगा? क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी। उसी तरह जब वाटर में हम बेस ऐड करेंगे तो हाइड्रोक्साइड आयंस OH नेगेटिव आयंस की फॉर्मेशन होगी और वो भी इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा, मींस उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। सो इलेक्ट्रोलाइट्स वो सब्सटेंस होते हैं जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। तो और नेक्स्ट एक चीज़ होती है एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक होता है जिसमें बोथ एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज़ शो करता है, उसको बोलते हैं एम्फोटेरिक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the branch of biology that deals with the study of inorganic and organic molecules that make up the body of living organism is called। अब आपने अगर मेरा पिछला वीडियो देखा है तो ये पिछले वीडियो में से लिया हुआ है कि वो कौन सी ब्रांच है बायोलॉजी की जो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के जितने भी रिएक्शंस होते हैं, जितने भी कंपाउंड्स होते हैं और वो परफॉर्म होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर, तो इसका राइट आंसर रहेगा बायोकेमिस्ट्री। और ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है अपने पिछले वीडियो में, जिन्होंने नहीं देखा है वो पिछला वीडियो देख ले। द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन द नेचर इज़। हमारी जो नेचर है उसमें सबसे ज़्यादा मिलने वाला कार्बोहाइड्रेट क्या है? आंसर है सेल्यूलोज। देखिए, सेल्यूलोज हमारी नेचर में सबसे ज़्यादा मिलने वाला कार्बोहाइड्रेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अबाउट 170 टाइप्स amino acids are known, however most of the proteins are made up of dash type of amino acids। अब देखिए, क्वेश्चन में से एक आंसर बन रहा है कि हमें अभी तक कितने अमीनो एसिड्स के बारे में पता है। ये जितने भी हमें अभी तक मिले हैं टोटल 170 टाइप्स, 170 टाइप के अमीनो एसिड्स हमें पता है, और उनमें से प्रोटीन आर मेड अप ऑफ डैश टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स। और उनमें से जो ज़्यादातर प्रोटीन्स बनते हैं वो कितने टाइप के अमीनो एसिड से बनते हैं? इसका आंसर रहता है 20। तो देयर आर 170 अमीनो एसिड्स दैट हैव बीन फाउंड इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में 170 तरह के अमीनो एसिड्स मिल गए हैं। हाउएवर ओनली 20 नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स आर यूज्ड इन मोस्ट ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस। और उनमें से सिर्फ 20 ही अमीनो एसिड ऐसे हैं जिनसे ज़्यादातर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। ओके, याद रखना कि टोटल 170 अमीनो एसिड्स हैं और उनमें से कितने हैं जो ज़्यादातर प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं? सिर्फ 20। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द वैलेंसी ऑफ कार्बन। अब ये फिर से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है पिछले वीडियो से, मैंने कुछ क्वेश्चंस ऐड किए हैं।
तो वैलेंसी ऑफ कार्बन कितनी होती है? अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा, इट इज़ टेट्रावेलेंट, 4 वैलेंसी होती है कार्बन के अंदर। नेक्स्ट, द सम ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस दैट अकर इन द बॉडी इज़ नोन एज। देखो इसमें से मैंने एक पिछला क्वेश्चन जो है ये पिछले वीडियो में भी बना है, थोड़ा सा चेंज किया है क्वेश्चन को। पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन था वो ये था कि सिंपल जब कंपाउंड्स की जब सिंपल कंपाउंड्स साथ में मिलते हैं तो वो एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस की फॉर्मेशन करते हैं और उसको हम कहते हैं एनाबोलिज्म। अब यहाँ पे पूछा है हर द सम ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन दैट अकर्स इन द बॉडी, बॉडी के अंदर होने वाले सभी तरह के केमिकल रिएक्शंस को अगर एक नाम देना हो तो हम उसे क्या नाम देंगे? तो हम उसे नाम देंगे मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म इज द सेट ऑफ लाइफ सस्टेनिंग केमिकल ट्रांसफॉर्मेशंस विद इन द सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शंस होते हैं, चाहे वो एनाबॉलिज्म हो, कैटाबॉलिज्म हो या कैनाबॉलिज्म हो, हम उसको एक ही नाम देंगे और वो है मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोडक्ट इज द एनर्जी स्टोरेज इन द वर्टिब्रेट, लिवर एंड न्यूक्लियस ऑफ द एनिमल्स? विच प्रोडक्ट इज द एनर्जी स्टोरेज इन वर्टिब्रेट, लिवर एंड मसल्स ऑफ द एनिमल्स? देखिए हमारी बॉडी के अंदर या जितने भी एनिमल्स हैं उनकी बॉडी के अंदर जो एनर्जी स्टोर रहती है वो किस फॉर्म में स्टोर रहती है? ये हमने पीछे भी किया है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। आंसर है ग्लाइकोजन। देखिए ग्लाइकोजन इज अ मल्टी ब्रांच पॉलीसेकेराइड। अब याद रखना, ग्लाइकोजन एक पॉलीसेकेराइड है ऑफ ग्लूकोज, और किसका है? ग्लूकोज का। दैट सर्व्स एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोरेज इन द एनिमल्स। देखिए ये हमारी बॉडी में जब भी कोई चीज़ जाती है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाती है, और जब हमें उसकी ज़रूरत होती है तो वो ब्रेक डाउन करती है और ग्लूकोज का फॉर्मेशन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ प्रोटीन अंडरगोज अ हाइड्रोलिसिस रिएक्शन द एंड प्रोडक्ट्स आर। मतलब जब प्रोटीन की हाइड्रोलिसिस होती है तो उसके एंड प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं? तो इसका आंसर रहेगा अमीनो एसिड्स। मतलब जब प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस होगा, जब ब्रेकडाउन होगा प्रोटीन का, तो उसके एंड में जो प्रोडक्ट बनेंगे वो बनेंगे अमीनो एसिड्स। जो मेन रहेगा वो अमीनो एसिड रहेगा। बाकी पेप्टोन्स, पेप्टाइड्स एंड भी बनते हैं, पर जो मेन प्रोडक्ट होता है वो होता है अमीनो एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज द नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स इन द प्रोटीन मॉलिक्यूल। मतलब जितने भी अमीनो एसिड्स प्रोटीन मॉलिक्यूल के हैं उनका नंबर और सीक्वेंस वो डिफाइन करता है किसी भी प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 4 नाइट्रोजनस बेसिस विच फॉर्म द कोड वर्ड्स फॉर डीएनए लैंग्वेजेस आर। मतलब देखिए डीएनए में 4 तरह के नाइट्रोजन बेसिस पाए जाते हैं। अगर आपने पहले भी पढ़ा होगा, 4 तरह के नाइट्रोजन बेस मिलते हैं, इससे ज़्यादा नहीं मिलते हैं, और वो जो हैं वो हैं AGCT। AGCT आपने याद रखना है। ये 4 नाइट्रोजनस बेसिस हैं जो मिलते हैं, उन्हीं को वो अलग अलग तरह से जुड़ते हैं, अलग अलग तरह से वेरी करके जुड़ते हैं और एक पूरा डीएनए का मॉलिक्यूल बनता है चेन बनती है। अब AGCT को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो A स्टैंड्स फॉर एडिनिन, G स्टैंड्स फॉर ग्वानिन, C stands for cytosine and T for thiamine. I am repeating again, adenine, A, guanine, G, cytosine, C and thiamine, T। तो ये 4 नाइट्रोजनस बेसिस हैं जो डीएनए में होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब इनमें से कौन सा एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है? इसका आंसर है ओलिक एसिड। ये एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है और ये कहाँ पे मिलता है? इट इज़ फाउंड इन वेरियस एनिमल्स एंड वेजिटेबल्स, फैट्स एंड ऑयल्स। इट इज़ ओडरलेस, कलरलेस ऑयल एंड ऑल्दो कमर्शियल सैंपल्स में बी येलोइश। तो ओलिक एसिड अनसैचुरेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द स्ट्रक्चर इन द लिस्ट इंक्लूड्स ऑल अदर इन द लिस्ट। हमें सिर्फ एक नाम ऐसा बनाना है जो बाकियों को भी अपने अंदर ही इंक्लूड कर सकता है, तो वो आंसर है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड के अंदर ही ये बाकी सारे के सारे आ जाते हैं। न्यूक्लियोटाइड भी न्यूक्लिक एसिड के अंदर आता है, प्यूरिन भी इसके अंदर आता है, और नाइट्रोजनस बेस भी। ये तीनों के तीनों न्यूक्लिक एसिड के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच वन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अनसेचुरेटेड फैटी एसिड? ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ, इसका आंसर है ओलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ शुगर इज़ फाउंड इन आरएनए? देखिए आरएनए और डीएनए इन दोनों में अलग अलग तरह का शुगर होता है और उनका नाम भी उसी तरह से पड़ा है। तो आरएनए में जो शुगर होती है वो होती है राइबोस। इसके नाम भी अब देखिए फुल फॉर्म क्या है आरएनए की। आरएनए मॉलिक्यूल इज अ राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड ईच न्यूक्लियोटाइड ऑफ आरएनए कंसिस्ट्स ऑफ राइबोस शुगर। उसी तरह से जो डीएनए है उसमें जो शुगर प्रेजेंट होती है वो प्रेजेंट होती है डीऑक्सी राइबोस, आर राइबोस एंड डी डीऑक्सी राइबोस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेप्टाइड बॉन्ड? तो इनमें से कौन सा एक पेप्टाइड बॉन्ड है? पेप्टाइड बॉन्ड प्रोटीन्स में बनते हैं और ये पेप्टाइड बॉन्ड है कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में। तो पेप्टाइड और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसे हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज न्यूक्लिक एसिड्स आर द पॉलीमर्स कंपोज्ड ऑफ मोनोमर यूनिट्स नोन एज। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है, उसको हम न्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कार्बन कंबाइंस विद नाइट्रोजन इन अमीनो एसिड लिंकेज टू फॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग? देखिए ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हुआ कि कार्बन जब नाइट्रोजन के साथ कंबाइन होती है तो वहाँ पे क्या बनता है? पेप्टाइड बॉन्ड्स बनते हैं। ये चीज़ आप देखो याद रखना, कार्बन और नाइट्रोजन के जो बॉन्ड होते हैं उन्हें पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। और और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनसेचुरेटेड फैटी एसिड? इसका आंसर ये अगेन रिपीट हो रहा है, ओलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज अ मोनोसैकेराइड, अ डाइसैकेराइड एंड अ पॉलीसैकेराइड इन द सीक्वेंस? देखिए हमें मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड इसी सीक्वेंस में बताना है कि वो कौन से हैं। तो इसका आंसर है ग्लूकोज, सुक्रोज एंड स्टार्च। देखिए ग्लूकोज इज अ मोनोसैकेराइड, sucrose is a disaccharide and starch is a polysaccharide। so सेकंड जो ऑप्शन है वो सही रहेगा, ग्लूकोज इज अ मोनोसैकेराइड, सुक्रोज इज अ डाइसैकेराइड एंड स्टार्च इज़ अ पॉलीसैकेराइड। देखिए अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए और हमारा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिए। आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता रहता है ताकि हम और भी वीडियो को और भी बेहतर बनाने में अपना काम कर सकें। और अगर आपको कोई कमी लग रही है तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बता सकते हैं। ओके, ये और इसका जो थर्ड पार्ट है वो जल्दी ही डालूंगा मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फॉर्म ऑफ आरएनए डिलीवर्स द इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू बी यूज्ड इन मेकिंग अ प्रोटीन? विच फॉर्म ऑफ आरएनए डिलीवर्स, किस टाइप का आरएनए होता है जो इंफॉर्मेशन डिलीवर करता है डीएनए को कि उसको एक प्रोटीन की फॉर्मेशन करनी है? तो ये जो होता है वो होता है मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए का ये काम है कि वो किसी भी इंफॉर्मेशन को आगे पास कर, जैसे कि इसका नाम ही बता रहा है कि ये मैसेंजर है, तो ये अपना मैसेज डिलीवर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, acyl glycerols like fats and oils are esters formed by condensation reaction between, तो इसका आंसर है फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल्स। नाम से ही पता है कि ग्लिसरोल्स है तो ओल से अल्काइल अल्कोहल्स होंगे, और यहाँ पे लिखा है लाइक फैट्स एंड ऑयल, तो यहाँ पे ये फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल्स होंगे। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ये खुद के लिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ आरएनए इज द मेजर पोर्शन ऑफ आरएनए इन द सेल? विच ऑफ द फॉलोइंग, देखिए इनमें बताया हुआ कि आरएनए के अंदर सबसे ज़्यादा जो मेजर पोर्शन रहता है, परसेंटेज जो रहती है, अमाउंट जो रहता है, वो किसका रहता है? तो इसका आंसर है आरएनए। आर स्टैंड्स फॉर राइबोसोमल राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसका जो फुल बनता है, स्मॉल आर स्टैंड्स फॉर राइबोसोमल, और आर स्टैंड्स फॉर राइबोज, एन स्टैंड फॉर न्यूक्लिक, ए स्टैंड्स फॉर एसिड। राइबोज राइबोसोमल राइबोन्यूक्लिक एसिड इज द आंसर, और इसकी परसेंटेज कितनी होती है? इट इज़ 80%। 28th क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोनोसेकेराइड? इनमें से कौन एक मोनोसेकेराइड नहीं है? आंसर है लैक्टोज। लैक्टोज एक मोनोसेकेराइड नहीं है। बाकी ग्लूकोज, राइबोज और ग्लिसरैल्डिहाइड ये मोनोसेकेराइड हैं, पर लैक्टोज मोनोसेकेराइड नहीं है।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ हेरिडिटरी मटीरियल। अब देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है, राइबोस, प्रोटीन, आरएनए, डीएनए। हेरिडिटरी मटीरियल का मतलब है जो पेरेंट्स के थ्रू उसके ऑफस्प्रिंग में जाता है, माँ बाप से उसके बच्चों में जाएगा, तो वो कौन सा मटेरियल है जो ये है? इट इज़ डीएनए। जीन्स आर लोकेटेड इन द डीएनए, देयरफॉर इट इज़ अ हेरिडिटरी मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लिपिड्स is a mixture of long chain alkanes with odd number of carbons and alcohols, ketones and esters। देखिए मिक्सचर होना चाहिए जिसमें एल्केन्स में अलग अलग तरह के कार्बन्स, अल्कोहल्स, कीटोन्स और एस्टर्स होते हैं। इसका आंसर है वैक्सेस। तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, अगला पार्ट में जल्दी डालूंगा। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा क्योंकि आप लोग बोर ना हो जाएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कर दें। ओके, थैंक यू।